गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 का दूसरा पार्ट वर्ग समीकरण पढ़ेंगे। वर्ग समीकरण में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वर्ग समीकरण का परिचय और वर्ग समीकरण हल करने की विधि। वर्ग समीकरण हल करने की कई विधि हैं। आज हम लोग जो है गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हमारा है वर्ग समीकरण का परिचय। अब यहाँ पे देखो, हम लोग कक्षा 9वीं में पढ़े थे कि बहुपद के बारे में, बहुपद की कोटि के अनुसार होने वाले जो अध्ययन है वो किए थे। बहुपद में हमें क्या था, एक चरांक वाले जिस बहुपद की कोटि एक ही होती है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। अगर मान लो कोई समीकरण है, अगर उसका घात एक है समीकरण का, तो वह कौन सा बहुपद हुआ, रेखीय बहुपद। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है। फिर यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे जो बहुपद दिया है इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 2, तो इसका मतलब ये कौन सा बहुपद हुआ, वर्ग बहुपद। यहाँ पर देखो सबसे बड़ा घात 1 है, इसलिए वो रेखीय बहुपद। अगर सबसे बड़ा घात किसी भी चरांक का 1 होगा तो वह रेखीय बहुपद होगा, और अगर चरांक का घात 2 होगा तो वर्ग बहुपद होगा। ये जानकारी हम लोग 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसी में से तुम्हें जो है कौन से रेखीय समीकरण है, कौन से वर्ग बहुपद है, वो इस बॉक्स में हमें लिखना है। तो ये इसमें से देख लेना। जिसका घात 1 होगा, सबसे बड़ा महत्तम घात 1 है तो रेखीय बहुपद, और अगर महत्तम घात 2 है तो वर्ग बहुपद। अब हम यहाँ पर जो है पढ़ेंगे वर्ग समीकरण का मानक रूप। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमारा टॉपिक है वर्ग समीकरण का मानक रूप। यहाँ पर देखो, जिस एक चरांक वाले समीकरण में, मतलब यहाँ पे क्या दिया, एक चरांक वाले समीकरण में सभी घातांक पूर्ण संख्या हो तथा चर का अधिकतम घात 2 हो तो वह वर्ग समीकरण होता है। मतलब जो तुम्हें समीकरण दिया होगा, समीकरण में चरांक क्या बोला है, एक चरांक वाला समीकरण है। चरांक चाहे x हो चाहे y हो, मतलब चरांक एक ही होना चाहिए। और उसमें क्या बोला है, सभी घातांक पूर्ण संख्या, जो घात होंगे वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या तुम लोग जानते हो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से। लेकिन जो चर होगा उसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब वह वर्ग समीकरण होता है। यहाँ पे देखो वर्ग समीकरण का ये मानक रूप दिया हुआ है। वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या दिया है, ax² + bx + c = 0। ये हमारा वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप है, ax² + bx + c = 0। देखो यहाँ पर जो समीकरण दिया ये कौन से चरांक में, x चरांक में। यहाँ पे सबसे अधिकतम घात क्या है, 2। तो यहाँ पर तुम्हें जो दिया हुआ है ये जो है ax² + bx + c = 0, वर्ग समीकरण का मानक रूप है, जिसमें a, b, c ये क्या है, ये इसके इनके गुणांक है। ये x वर्ग का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c अचरांक है। तो यहाँ पर मानक रूप जो है वो इस तरह से होता है, ax² + bx + c = 0। और ये जो a, b, c है वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या मतलब तुम लोग जानते हो, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो संग समुच्चय होता है वो वास्तविक संख्या होती है। मतलब यहाँ जो संख्या होगी वो धनात्मक संख्या होगी, ऋणात्मक होगी, 0 में भी होगी, बटे में भी होगी, या फिर करनी में भी होंगी। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये वास्तविक संख्या होती है। मतलब जो तुम्हें यहाँ पर जो संख्या जैसे a है, b है, c है, तो ये a, b, c तुम्हें क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या। मतलब 0 धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, 0 मिल सकता है, या बटे में भी संख्या हो सकती है, या फिर वो संख्या करनी में भी हो सकती है। तो जो संख्या है उसे वास्तविक संख्या हम कहते हैं। तो a, b, c जो है वो क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। लेकिन जो a होगा, अब वास्तविक संख्या में 0 भी आता है ना, तो जो a होगा ये शून्येतर संख्या, शून्येतर मतलब
ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो नहीं होगा। बाकी बी और सी ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन ए ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो अगर ए ज़ीरो हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग ज़ीरो हो जाएगा, तब ये रेखीय समीकरण हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं, तो सबसे अधिकतम घात इसका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसलिए ए जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। बाकी बी और सी ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग समीकरण का मानक रूप है। वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो, जिसमें एक्स वर्ग का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और सी जो है वो अचरांक है, ये वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर तुम्हें प्रश्न सारणी पूर्ण करने के लिए कहा गया है, इसमें कहा गया है ये वर्ग समीकरण दिया है, मानक रूप में लिखना है। तो तुम्हें मानक रूप तुम्हारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में तुम्हें लाना है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर -4, बीच का कौन सा घटक नहीं है, एक्स नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 बराबर 0। तो तुम लोग क्या करोगे, जो घटक नहीं है उसमें 0 लगा के लिखना। अब उससे देखो तुम्हें a मिला, a क्या हुआ, 1 हुआ, b यहाँ पर नहीं है, इसके लिए b जो है वह 0 हो गया और c जो है वह 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल देखो, वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2y माइनस 7। अब यहाँ पे इसे भी तुम लोग क्या करोगे, मानक रूप में लाओगे और फिर उसके बाद a क्या है, b क्या है और c क्या है वो लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हें अगला यहाँ पर उदाहरण दिया है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग समीकरण है निश्चित कीजिए। मतलब तुम्हें पहले देखना है क्या ये वर्ग समीकरण में है या नहीं। तो वर्ग समीकरण में होने के लिए पहले तुम लोग देखना कि जो समीकरण है वो सभी समीकरण में सभी जो है चरांक एक होने चाहिए, चाहे वो x चरांक हो, चाहे y चरांक हो, m चरांक हो, कोई भी चरांक हो सकता है, यानी चरांक एक होना चाहिए। और जो घात होगा वो सबसे बड़ा घात 2 होना चाहिए, अधिकतम घात जो है वो 2 होने चाहिए, तो फिर वह जो है वर्ग समीकरण होगा। तो पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो पहला उदाहरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें चरांक 1 है, यहाँ पे चरांक जो है वह 1 है, एक चरांक मतलब x चरांक में, देखो x चरांक में समीकरण है। और फिर आगे क्या बोला है, चरांक का सबसे बड़ा घात 2 है, सबसे बड़ा घात 2 है, यहाँ पे भी देखो सबसे बड़ा घात 2 है, तो यह वर्ग समीकरण है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब देखो यहाँ पर भी दूसरा उदाहरण जो दिया, इसमें भी तुम्हें जो है चरांक y चरांक में समीकरण और सबसे बड़ा घात 2 है, तो ये भी वर्ग समीकरण है। यहाँ पर देखो तुम्हारा ये समीकरण दिया हुआ तीसरा, चरांक तो 1 है लेकिन सबसे बड़ा घात क्या है, 3, तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे यह वर्ग समीकरण नहीं है क्योंकि चरांक का अधिकतम घात 2 नहीं है, कारण में ये लिखना। यहाँ पर इस तरह से समीकरण दिया तो ये तुम्हारा मानक रूप में नहीं है, तो इसको क्या करना, पहले कोष्टक हल करना, कोष्टक हल करना और फिर उसके बाद उसको वर्ग समीकरण के रूप में लाना, फिर देखना सबसे अधिकतम घात 2 है तो वह वर्ग समीकरण होगा और नहीं है तो वह नहीं होगा। तो वर्ग समीकरण पहचानना, तो वर्ग समीकरण पहचानने के लिए क्या करना, सबसे पहले चेक करना समीकरण का घात चरांक 1 हो और उसका अधिकतम घात 2 है तो वर्ग समीकरण होगा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वर्ग समीकरण के हल। वर्ग समीकरण के हल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हल मतलब उसे हल को का दूसरा शब्द जो है मूल भी कहा जाता है, वर्ग समीकरण के मूल या वर्ग समीकरण के हल। हम जो है कक्षा 9वीं में पढ़े थे कि जब कोई बहुपद है तो बहुपद में अगर हम कोई मान रखते हैं, जैसे बहुपद px है तो x में x की जगह पे a मान रखेंगे तो वह pa हो जाएगा। जैसे हमको कोई बहुपद दिया है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो तुम्हें अगर कहा गया कि x का मान जो है वह 1 है तो बहुपद का मान क्या होगा, तो हम क्या करते थे, जहाँ भी x है वहाँ पर हम क्या करते थे, 1 लिख देते थे।
और फिर उसको हम हल करते थे और हमें जो आंसर मिलता था वो बहुपद का मान होता था। तो यहाँ पर हम केवल बहुपद का मान वहीं तक सवाल हल करते थे 9th में, लेकिन अब हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग समीकरण के हल। तो हमें देखना है अगर उस वर्ग समीकरण का जो मान होगा वो अगर 0 आया तो वह उसका मूल होगा, और अगर वो मान रखने पर 0 नहीं आता है तो वो मूल नहीं होगा। मूल को हल भी कहते हैं या मूल, ये दोनों में से कोई भी शब्द आए तो तुम पहले क्या करना, जो भी मान रखना है x का, जो भी चरांक है उसका जो भी मान रखोगे वो रखने पर अगर मान जो है तुम्हें 0 मिलता है तो वर्ग समीकरण का वो हल होगा, और अगर 0 मान, बहुपद का मान 0 नहीं मिलता है तो वर्ग समीकरण का हल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो हमारा उदाहरण दिया हुआ, ये यहाँ पर x² + 5x - 6, इस बहुपद में क्या रखने को बोला है, x बराबर -6। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या किए, -6 रखे। तो यहाँ पे -6 का जो है वर्ग कितना हुआ, 36। फिर यहाँ पे 5 × 6 5 × 6 -30 और -6। तो मैं देखो यहाँ पे क्या मिला, 36 - 36, तो कितना मिला, 0। तो हमें देखो बहुपद का मान 0 मिला है। इसका मतलब ये जो -6 है ये इस वर्ग समीकरण का हल है, इसलिए हम क्या कहेंगे, वर्ग समीकरण का हल है। ठीक है, हल की जगह पे हल को कभी कभी तुम्हें प्रश्न में मूल भी पूछा जाता है, तो तब वहाँ शब्द मूल का यूज़ करना, -6 यह इस वर्ग समीकरण का मूल है। देखना, हल बोला है तो हल लिखना, मूल बोला है तो मूल लिखना। अब यहाँ दूसरा उदाहरण देखो, इसमें क्या बोला है, x² + 5x - 6, इस बहुपद में x बराबर 2 ये रखना है। x बराबर, x का मान कितना रखना, 2। तो जब हम x का मान 2 रखें, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे 2 लिखते चले जाना है। तो ये x वर्ग था तो 2 का वर्ग, 5 × x यानी 5 × 2 -6, 2 का वर्ग कितना हुआ, 4, 5 × 2 10 हुआ -6, तो 4 और 10 कितना हुआ, 14, 14 में से 6 घटा तो हमें कितना मिला, 8। तो 8 देखो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 2 यह जो समीकरण है उसका हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे मान 0 नहीं मिला है। तो जब तुम लोग हल करना तो जो मान आएगा अगर 0 है तो डायरेक्ट लिख देना कि ये वर्ग समीकरण का हल है, लेकिन अगर मान 0 नहीं मिला तो आगे लिखना ≠ 0, इसलिए x बराबर 2 ये समीकरण का हल नहीं है। इस तरह से प्रश्न अगर आया तो उत्तर लिखना, और अगर हल की जगह पे मूल पूछा है तो मूल लिख देना, वहाँ पे हल शब्द न लिखकर मूल शब्द लिखना। अब हम लोग जो है प्रश्न संग्रह 2.1 देखेंगे। हमारा पहला सवाल देखो क्या दिया है, ये हमारा प्रश्न संग्रह 2.1। पहला सवाल देखो क्या दिया है, कोई भी 2 वर्ग समीकरण लिखिए। अब तुम लोग, ये प्रश्न तुम्हारे लिए है, तुम लोग कोई भी 2 वर्ग समीकरण लिखना। तुम्हारा वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या है, ax² + bx + c बराबर 0। तो तुम लोग यहाँ पे किताब में भी उदाहरण दिए हैं, प्रश्न में भी उदाहरण मिलेंगे, या तुम लोग अपने से भी बनाकर लिख लेना। ठीक है, दूसरा सवाल, निम्नलिखित समीकरण में से कौन से वर्ग समीकरण हैं। अभी हम लोग देखे थे ना, हमें क्या करना होगा, इसको जो है पहले जो मानक रूप है उसमें ले आना, चेक करना चरांक 1 है, सबसे बड़ा घात अधिकतम घात 2 है तो वर्ग समीकरण होगा, और अगर अधिकतम घात 2 नहीं है तो वर्ग समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो चरांक 1 है, अधिकतम घात 2 है तो ये वर्ग समीकरण होगा। यहाँ पर अब यहाँ देखो इस तरह से सवाल दिया तो क्या करना, कोष्टक खोलना, कोष्टक हल करना, उसको मानक रूप में लाना, फिर देखना कि अधिकतम घात अगर 2 होगा तो ये वर्ग समीकरण होगा, और अगर अधिकतम घात 2 नहीं है तो वर्ग समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर भी इसको भी तुम्हें हल करना होगा, 1/x है ना, तो इसको तिर्यक गुणा करके हम हल करते हैं ना, इस तरह से सवाल को हल करना होगा। देखो यहाँ पर हमारा प्रश्न संग्रह 2.1 का हल, यहाँ पे देखो ये पहला सवाल है, कोई 2 वर्ग समीकरण लिखो। ये उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पर x² - 5x + 4 = 0, 5y² = 36। तुम लोग अपने से भी कोई और समीकरण भी बना सकते हो, इसमें कई सारे उदाहरण आएंगे।
और जो दूसरा सवाल अभी हम लोग देख रहे थे, निम्नलिखित समीकरण में कौन से वर्ग समीकरण हैं। तो यहाँ पर देखो चरांक 1 है, अधिकतम घात 2 है, तो वर्ग समीकरण है। फिर यहाँ पर हमें दिया दूसरा, इसमें भी देखो चरांक 1 है, अधिकतम घात 2, इसके लिए वर्ग समीकरण है। अब यहाँ पर देखो ये इस तरह से दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको जो है तुम लोग गुणा करोगे, तिर्यक गुणा करोगे, और गुणा करने पर ये तुम्हें याद है ना, तिर्यक गुणा करके इस तरह से हल करते हो। या फिर हम क्या करेंगे, जो बटे में होता है ये लसावी, y को लसावी, तो प्रत्येक पद को y से गुणा करते जाना। जो बटे में होगा उसको क्या करना, प्रत्येक पद को से गुणा करना। देखो हर एक पद से गुणा किए तो यहाँ पे y कट गया, और ये y वर्ग गुणे y मिलके y घन हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, 1 बचा, और यहाँ पे 2y। तो देखो y चरांक तो है, लेकिन अधिकतम घात क्या हुआ, 3। यहाँ पर अधिकतम घात हमें कितना मिला, 3 मिला। तो अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, ध्यान से सवाल क्या दिया उस हिसाब से। फिर यहाँ पे देखो ये चौथा सवाल तुम्हें दिया है, x + 1/x = -2। तो यहाँ पर x + 1/x, अब यहाँ पे बटे में फिर x आ गया, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद को x से गुणा किए, तो यहाँ पर हमें मिला x वर्ग, यहाँ x कट गया, 1 मिला, यहाँ -2 गुणे x 2x मिला। तो ये तुम्हारा जो है देखो मानक रूप में आया, एक चरांक है यहाँ पर, और अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये वर्ग समीकरण है। फिर यहाँ पे पांचवा उदाहरण तुम्हारा जो है m + 2 m - 5। अब यहाँ पे क्या करोगे, कोष्टक हल करोगे। कोष्टक हल किए तो गुणा किए, गुणा करके इसको मानक रूप में लाए। अब यहाँ देखो चरांक 1 है, m चरांक में है, और अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब यह वर्ग समीकरण है। ठीक है, छठवां सवाल देखो, छठवें में तुम्हें क्या बोला है, ये इस तरह से सवाल दिए हैं, इसको भी मानक रूप में लाओगे, सब चरांक एक तरफ ले लिए, तो हमें क्या मिला, देखो ये हमारा समीकरण मिला, -2m का घन + 3m का वर्ग -2 = 0, लेकिन सबसे अधिकतम घात क्या है, 2, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को, पहला सवाल तुम लोग हल करोगे। ठीक है, ये पहले सवाल के उदाहरण दिए हुए हैं, ये तुम्हारा पहला सवाल का दूसरा सवाल के उदाहरण है। ये तुम्हारा पहला सवाल तो अपने से लिखना है, फिर ये दूसरे सवाल के उदाहरण है, पहला, दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, फिर उसके बाद ये दूसरे का चौथा, ये दूसरे का चौथा, फिर पांचवा, छठवां। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा सवाल हल होगा। अब हमारा 2.1 का तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल देखो हमें क्या बोला है कि निम्न समीकरण को ax² + bx + c = 0 इस स्वरूप में लिखिए, और प्रत्येक के लिए a b c का मान ज्ञात करो। मतलब तुम्हें पहले क्या करना है, समीकरण को इस रूप में लाना है, और फिर a क्या है, b क्या है, c क्या, वो लिखना। तो यहाँ पर तो तुम डायरेक्ट ले आओगे, यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या दिया, x - 1 का वर्ग, तो पहले इसे कोष्टक खोलना, फिर उसको जो है मानक रूप में लाना, फिर a क्या है, b क्या है, c क्या, वो लिखना। a b c जो है वो चरांक का गुणांक है, तो जब गुणांक लिखना तो चिन्ह के साथ लिखना, लेकिन पहले इसको इस रूप में लाना और फिर लिखना। तो हमारा देखो तीसरा सवाल हल किया हुआ है। तीसरा सवाल हमने किस तरह से हल किया है, ये हमारा तीसरा सवाल क्या बोला है, समीकरण को इस रूप में ला के ABC का मान ज्ञात करो। तो देखो हमें यहाँ पर पहले हम उस रूप में लाए y², क्योंकि ये -y है, जब यहाँ लाए पक्षांतर हुआ तो प्लस हो गया, और यहाँ पर ये 2y पहले से यही था, इसके लिए प्लस में ही है। फिर 10 को जब हम पक्षांतर किए तो ये पक्षांतर करने पर वह माइनस हो गया, इसके लिए हमारा ये समीकरण मिला हमको। अब इसमें y वर्ग का गुणांक a होगा, y का गुणांक b होगा, और अचरांक जो है वो c होगा। तो a क्या मिला, 1, b 2, और c जो है वो -10। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको किससे तुलना की, इससे तुलना की है ना, इसके लिए हमारा समीकरण में a का मान जो है हमको समीकरण ये मिला,
और हमें ए बी सी का मान ये मिला। ठीक है, दूसरा सवाल देखो तुम्हें क्या बोला है, इस तरह से दिया x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 3। तो क्या करोगे, पहले इसको हम कोष्टक खोले, तुम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हो ना, उसी से इसको कोष्टक खोला गया, ये कोष्टक। फिर इसको यहाँ पे इसको क्या किया गया, यहाँ पे पक्षांतर किया गया है, तो ये कोष्टक खोला गया तो ये आंसर मिला। और फिर जब इसको पक्षांतर किया गया तो ये जो -2 ये +2x था, पक्षांतर करने पे -2x, ये -2x पहले से यहाँ था, फिर ये 1 यहाँ पहले से था इसके लिए प्लस में है, फिर ये 3 को पक्षांतर किए तो यहाँ के वो माइनस में हो गया। अब देखो x वर्ग के साथ कुछ नहीं है तो x वर्ग ऐसे ही रहा, -2x मिलके -4x, और 1 में से 3 घटा -2, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा ना, इसके लिए यहाँ पे -2 बराबर 0। तो ये हमें समीकरण मिल गया। अब इससे हमें ए बी सी का मान निकालना है। ए का मान क्या हुआ, जो x वर्ग का गुणांक है वो a का मान, जो x का गुणांक है वो b का मान, और जो अचरांक है वह c का मान। जब ए बी सी का मान लिखना तो चिन्ह के साथ लिखना, जो चिन्ह है उसके साथ लिखना। ठीक है, तो ये हमारा तीसरे का दूसरा सवाल। तीसरे का तीसरा सवाल में भी सेम ऐसे ही है, यहाँ पर भी तुम्हें ये कोष्टक पहले खोलना, तो जब कोष्टक खोलोगे तो माइनस से गुणा किए तो चिन्ह बदला, पहले जब यहाँ माइनस से गुणा किए तो यहाँ पे चिन्ह बदला, फिर इसको जब पक्षांतर करोगे यहाँ लाओगे तो फिर चिन्ह बदलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको हल करना, फिर ए बी सी का मान लिखना। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो हमारा चौथा सवाल उसी का, ये भी तुम्हें जो है इस तरह से दिया है, तो इसको पक्षांतर किए, ये 2m वर्ग को यहाँ लाए तो माइनस हो गया, ये -9 को पक्षांतर किए तो प्लस हो गया। तो ये हमारा, लेकिन अभी हमको मानक रूप में लाना था तो यहाँ पे m चरांक नहीं है, इसके लिए यहाँ पे 0m करके लिखा गया। और जब भी 0 लिखते हैं तो 0 के साथ हमेशा प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, कभी भी 0m लिख रहे हो तो 0 के साथ हमेशा प्लस का चिन्ह लगाना। तो m वर्ग, m नहीं था तो 0m और +9 बराबर 0। तो अब तुम्हारा इसमें जो है ये m का वर्ग a हो गया, इसलिए 1 हुआ। यहाँ पर देखो m का जो गुणांक होता है वो b होता है, इसके लिए b बराबर 0 हो गया और c बराबर 9 हो गया। ठीक है, ये इस तरह से चौथा सवाल हल करना। फिर उसके बाद तुम्हारा जो है पांचवा सवाल, यहाँ पे देखो पांचवा सवाल क्या दिया है, ये इस तरह से दिया है। पांचवा सवाल p और फिर 3 + 6p, तो कोष्टक खोलोगे, कोष्टक खोले तो गुणा हुआ, फिर उसके बाद ये -5 को यहाँ पक्षांतर किए तो प्लस हुआ। अब ये देखो तुम्हारा मानक रूप में है तो एक कितना है 6, b 3 और c 5 हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे छठवां सवाल देखो क्या दिया है, x² - 9 = 13। अब ये जो है x² पहले से यही है, x² यही है तो प्लस में, -9 भी यही है तो माइनस में, लेकिन जब यहाँ 13 को पक्षांतर किए तो माइनस हो गया, और -9 और -13 मिलके -22। तो ये हमें समीकरण मिला, लेकिन ये हमारा x चरांक नहीं है, इसके लिए यहाँ पे +0x करके इसको लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो चरांक नहीं है उसको 0 लगा के लिखना, और 0 के साथ हमेशा प्लस। तो a क्या मिला 1, b 0 और c जो है वो -22 हमें मिला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये तीसरा सवाल हल किया गया है। ठीक है, अब हम देखो चौथा सवाल देखेंगे, 2.1 का हमारा चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या दिया गया है, वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान समीकरण का मूल है, क्या निश्चित करें। अब यहाँ देखो क्या शब्द आ गया, क्या शब्द हुआ, तो वह मूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये मूल कब होगा, जब तुम लोग जो भी चरांक का मान दिया है वो मान जब इस समीकरण में रखोगे, जैसे यहाँ x बराबर 1 है, समीकरण में रखोगे, अगर तुम्हें 0 मिला तो ये वर्ग समीकरण का हल होगा, और अगर x बराबर -1 रखोगे, अगर मान 0 आया तो हल होगा, मान 0 नहीं आया तो हल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला, इस समीकरण का मूल, हल की जगह पे कौन सा शब्द आया यहाँ पर, मूल। तो तुम लोग वहाँ पर आंसर लिखोगे समीकरण का मूल है या नहीं। मतलब जैसे यहाँ पे तुम्हारा ये x चरांक में समीकरण है
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x बराबर पहले 1 रखना, फिर बाद में x बराबर -1 रखना और देखना अगर 0 आया तो मूल है, 0 नहीं आया तो मूल नहीं है। दूसरा समीकरण जो दिया है ये तुम्हारा m चरांक में है, तो m बराबर 2 पहले रखना इसमें, अगर 0 आया तो समीकरण का मूल है और अगर नहीं आया, 0 नहीं हुआ तो नहीं होगा। फिर 5/2 रख के हल करना और फिर मान ज्ञात करना, फिर चेक करना कि वो मूल है या नहीं। देखो हमारा ये जो है सवाल, चौथा सवाल, मूल है या नहीं निश्चित करो। तो ये हमारा चौथा सवाल है। x बराबर 1 जब हम रखें तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखें, तो हमें आंसर क्या मिला? 0। क्योंकि देखो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 हुआ, 4 गुणे 1 4 हुआ और -5, तो 4 और 1 जुड़ के 5, 5 - 5 0। तो इसका मतलब x बराबर 1 समीकरण का मूल है। तो हम इसमें लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर 0 मिला ना, तो इसके लिए x बराबर 1 समीकरण जो भी हो समीकरण लिखना का मूल है। क्योंकि प्रश्न में मूल शब्द आया तो हम मूल लिखेंगे, अगर हल शब्द आया तो हल लिखेंगे। फिर x का मान क्या रखना है? -1। तो जब हम -1 रखें तो -1 का वर्ग तो 1 हुआ, 4 गुणे -1 कितना हुआ? -4 हुआ और ये -5, तो ये 1 और -4 -5 -9, तो आंसर क्या मिला? -8 -8। लेकिन -8 क्या 0 के बराबर है? नहीं, तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? x बराबर -1, ये समीकरण का मूल नहीं है, इसलिए समीकरण का मूल नहीं है। सेम ऐसे ही अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें m का मान रखेंगे, m का मान 2 रखेंगे पहले, तो फिर यहाँ पे देखेंगे 2 रखने पर हमें क्या मिला? ये आंसर मिला -2। तो -2 0 के बराबर नहीं, इसके लिए इसका मूल नहीं है। अब m का मान क्या रखे? 5/2। तो जब 5/2 रखे, इसको हल किए, तो ये तुम्हें आंसर 0 के बराबर मिला है। तो ये 0 के बराबर है, इसका मतलब m बराबर 2 ये समीकरण का मूल है। ठीक है, मान रखना, ठीक से हल करना। ये बटे में आया है, लेकिन यहाँ पर जब 2 से गुणा हुआ है तो ये कट के 25/2 -25/2, तो ये 0 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सवाल हल करते समय क्या दिया वो देखेंगे। अब देखो हम 2.1 का हमारा 5वां सवाल क्या कहा है? यदि x बराबर 3 यह kx² - 10x + 3 = 0 इस समीकरण का एक मूल है तो k का मान ज्ञात करो। अब तुम्हें यहाँ पे इसका मूल ये दिया है 3, जो इसका मूल है, तो हमें क्या करना है? क्या ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना। k देखो यहाँ समीकरण में दिया हुआ k, तो इसका मान ज्ञात करना। तो अब मूल है, इसका मतलब क्या करेंगे? x का मान इसमें 3 रखेंगे और मूल है तो इसका मतलब वो 0 तुम्हें मिल रहा है, और फिर x का मान 3 रखेंगे तो तुम्हें एक समीकरण मिलेगा, पक्षांतर करोगे और k का मान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे 5वां सवाल जो है किस तरह से हल हुआ है वो देखेंगे और फिर उसको उसी तरह से आगे हल करेंगे। देखो यहाँ पे ये 5वां सवाल क्या दिया है, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर समीकरण तुम्हें क्या दिया हुआ है? kx² - 10x + 3 = 0 का एक मूल x बराबर 3 है। कभी भी प्रश्न में जो दिया होता है वो पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना वो ज्ञात करेंगे। अब हम क्या करेंगे? x का मान रखेंगे। x का मान जब हम इसमें रखेंगे समीकरण में तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 लिखना। तो 3 का वर्ग 9k, 10 गुणे 3 -30 और +3 बराबर 0। तो ये 9k ऐसे ही रहेगा क्योंकि k चरांक में है, और -30 और +3 मिलके कितना हो? -27। क्यों माइनस मिला? क्योंकि यहाँ पे 30 जो है वो बड़ी संख्या है, और क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो घटाए 30 में से 3 माइनस किए तो यहाँ पे 27 मिला, 27 मिला, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है, इसके लिए यहाँ पे माइनस लिखा गया। अब हम इसको पक्षांतर करें क्योंकि मूल है, इसके लिए बराबर 0 आया, और जब पक्षांतर किए तो यहाँ पे 27 जो है माइनस था वो प्लस हो गया। फिर यहाँ पे 27 को 9 से भाग दोगे तो k का मान कितना मिला? 3 मिला। तो हमें k का मान मिला है k बराबर 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वां
सवाल। फिर हमें छठवां सवाल हल करना। छठवां सवाल हमें प्रश्न में कृति दी गई है, कृति पूर्ण करो। हमें ये बोला गया है कृति पूर्ण करो। देखो ये हमारा समीकरण है 5m² + 2m + k = 0। इस वर्ग समीकरण का एक मूल -7/5 हो तो k का मान ज्ञात करने के लिए नीचे दी गई कृति पूरी करो। अभी जो हमने सवाल हल किए थे, हमारा 5वां सवाल सेम वैसे ही है, लेकिन 5वें सवाल को हम लोग हल किए थे, यहाँ पर हल करके किए थे। यहाँ पर तुम्हें कृति करना है। यहाँ तुम्हें हल भी किया है और कुछ बॉक्स बने, तो जो जो बॉक्स होगा वहाँ पे मान रखते चले जाना है। क्या दिया है? ये समीकरण, इस समीकरण का एक मूल, तो एक मूल देखो प्रश्न में दिया ना -7/5 है। फिर हमें वर्ग समीकरण में m का मान क्या रखना है? -7/5। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ पे ये रखे और फिर इसको आगे हल किए। तो यहाँ पे हमें बॉक्स में सेम वैसी 5वां सवाल के ही जैसे है, लेकिन यहाँ पे जहाँ जहाँ जो बॉक्स है वो बॉक्स में जो आंसर है वो लिखते चले जाना। तो हमें k का मान कितना मिला? -7। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संग्रह 2.1 के सवाल। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न संग्रह 2.1 पूरा हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्ग समीकरण के हल। वर्ग समीकरण हल करने की जो है पूर्ण वर्ग विधि भी है, सूत्र विधि भी है, लेकिन अभी हम यहाँ पहले गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। हम अभी पहले कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि वैसे हम 9th में भी पढ़े हैं। हमने क्या किया था गुणनखंड विधि में? जो मध्य पद होता है ना उसका खंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारा कुछ उदाहरण है। वर्ग समीकरण को गुणनखंड पद्धति से हल करो। यहाँ पे तुम्हारा समीकरण क्या दिया है? देखो पहला समीकरण ये दिया है m² - 14m + 13 = 0। m वर्ग - 14m + 13 = 0। तो तुम्हें पता है ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा c है, ये b है और ये a है, कुछ नहीं है मतलब a। तो हम जब भी गुणनखंड पद्धति से करते हैं तो तुम्हें पता है a गुणे c कितना तुम्हारा? 1 × 13 कितना? 13। तो 13 का खंड हम इस तरह से करेंगे, जो 13 है इसका खंड हम इस तरह से करेंगे कि हमें गुणा करने पर हमें +13 मिले और जोड़ने पर -14 मिले। तो हम लोग 9th में पढ़े हैं कि जब यहाँ पे गुणनफल प्लस में है तो दोनों भी चिन्ह या तो प्लस होगा या दोनों भी चिन्ह माइनस होगा। वो हम कहाँ से निश्चित करेंगे? यहाँ से। यहाँ देखो माइनस दिया है, इसके लिए दोनों भी चिन्ह क्या हुए? माइनस हुए। और 13 का गुणनखंड क्या होता है? 13 × 1। अगर तुम्हें गुणनखंड नहीं आ रहा तो यहाँ पे इस तरह से 13 तो अभाज्य संख्या है तो 1 से ही जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से, तो 1 × 13। तो तुम चाहो पहले 1 लिखो, चाहो पहले 13 लिखो, दोनों भी चलेगा, लेकिन चिन्ह ध्यान रखना, चिन्ह बराबर से लिखना। अब यहाँ पे हमने मध्य पद का खंड किया तो m² - 13m - 1 + 13। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो इसमें क्या कॉमन है? m कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचा? m - 13। इसमें क्या कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है। लेकिन जब हम 1 निकालेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ है और प्लस यहाँ, लेकिन इस कोष्टक में माइनस बीच में है, इसके लिए हम कॉमन क्या निकालें? -1। तो -1 कॉमन निकालें तो m - 13। ये दोनों कोष्टक हमें सेम मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? अब इसमें क्या कॉमन है? m - 13, m - 13, बचा क्या? m और -1, वो यहाँ लिखे, तो ये तुम्हारा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? कोष्टक अलग करते जाएंगे, ये कोष्टक अलग और ये कोष्टक अलग, और बीच में या लिखेंगे। तो m - 13 बराबर 0 या m - 1 बराबर 0। अब पक्षांतर करेंगे तो -13 पक्षांतर करने में प्लस हो गया और -1 पक्षांतर करने पर +1 हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ? वर्ग समीकरण का मूल हो गया। ये उसका 13 और 1। ठीक है, अब हमारा दूसरा उदाहरण देखो। ये हमारा दूसरा उदाहरण ये यहाँ पर ये वाला जो है वो दूसरा उदाहरण है। ये दूसरा उदाहरण है, क्या लिखा है? 3x² - x - 10। तो यहाँ पर तुम्हारा देखो ये a है और ये c है, तो a × c कितना मिला तुमको? -30। तो माइनस जब आ गया, जब यहाँ पर संख्या माइनस में आई
तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, लेकिन कौन सा प्लस कौन सा माइनस वो ये मध्य पद में देखना। जो भी यहाँ चिन्ह होगा वो चिन्ह बड़ी संख्या में लगाना। मध्य पद ये जो बी में तुम्हें जो भी चिन्ह होगा वो क्या करना, बड़ी संख्या में लगाना। पहले तो हम इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे 30 का कि हमें गुणा करने पर 30 मिले और जोड़ने पर ये मिले। गुणा करने पे ये दोनों का गुणनफल 30 मिले और जोड़ने पर ये मिले। तो 30 का गुणनखंड तो बहुत कुछ होता है, 5 गुणे 6, ठीक है। फिर उसके बाद 10 गुणे 3, कई आते हैं उसके, 15 गुणे 2। लेकिन हमें इस तरह से लेना है कि -1 मिले। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, ये 6 और 5। तुम 5 और 6, 5 पहले 6 बाद में या 6 पहले 5 बाद में कोई भी ले सकते हो, चिन्ह ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो ये मध्य पद में जो चिन्ह है वो माइनस है, इसके लिए जो बड़ी संख्या है इसमें माइनस लगाया गया और छोटी संख्या में प्लस लगाया गया। अगर तुम्हारा AC जो है वो प्लस में आता है तो दोनों भी प्लस या दोनों भी माइनस, वो कैसे निश्चित करोगे, B में अगर प्लस है तो दोनों प्लस, B में अगर माइनस है तो दोनों भी माइनस। लेकिन अगर मान लो AC तुम्हारा माइनस में आया तो एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस होगी। और प्लस किस में माइनस किस में, वो B देखना। B में जो भी चिन्ह होगा वो चिन्ह बड़ी संख्या में लगा देना। बड़ी संख्या में अगर B प्लस है तो बड़ी संख्या में प्लस, अगर B माइनस है तो बड़ी संख्या में माइनस, तब दूसरी संख्या में दूसरा चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको हम लोग ये इस तरह से कोष्टक हल किया गया है। तो तुम्हें यहाँ पर -6 + 5, फिर इसमें कॉमन क्या है, ये दोनों इसमें कॉमन क्या है तुम्हारा जो है 3x। देखो इसमें कॉमन है 3x, बाहर लिया गया, ब्रैकेट में क्या बचा x - 2। इसमें कॉमन क्या है 5, ब्रैकेट में क्या बचा x - 2। ये दोनों में क्या कॉमन है x - 2, बचा क्या 3x + 5, वो एक कोष्टक में, और जो कॉमन है उसको एक कोष्टक में लिखना। और फिर उसके बाद अब दोनों कोष्टक अलग करना, 3x + 5 = 0, बीच में लिखना या x - 2 = 0। पक्षांतर किए तो पक्षांतर करने पर क्या हो गया, ये प्लस यहाँ के माइनस हो गया 5 और ये 3 यहाँ के भाग में हो गया, और यहाँ पे खाली बराबर 2। तो ये वर्ग समीकरण के मूल क्या है, -5/3 और 2। तो इसी पर ही हमें इसी आधार पे प्रश्न संग्रह 2.2 के सवाल हल करने हैं। हमें यहाँ पे देखो क्या बोला है, वर्ग समीकरण, निम्न वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें। अब जितने भी समीकरण है उसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा प्रश्न संग्रह पहला सवाल दिया है, x² - 15x + 54। तो हमारा AC क्या है 54, तो ये हमारा AC है 54। तो ये 54 को क्या किए हमने, इसका खंड किए। खंड इस प्रकार से किए कि हमें गुणा करने पर 54 मिले और जोड़ने या घटाने पर 15 मिले। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है लेकिन B माइनस था तो दोनों भी माइनस है, और 9 और 6 जोड़ने पे 15 मिलता है, इसके लिए इसका गुणनखंड ये हुआ। अब यहाँ पे देखो -9 - 6, इसको लिखा गया, कॉमन क्या है x कॉमन है, ब्रैकेट में बचा x - 9। इसमें कॉमन क्या है 6, तो ब्रैकेट में बचा x - 9, और फिर उसके बाद दोनों ब्रैकेट को अलग अलग किया गया है। फिर यहाँ पर बीच में अथवा या भी लिख सकते हो, और फिर उसके बाद तुम्हें पक्षांतर किए, पक्षांतर करने पर x = 9, x = 6, ठीक है। इस तरह से सवाल को हल करना। तो हमें यहाँ पर समीकरण का ये मूल मिला, ठीक है। इस तरह से ये सवाल हल किया गया है, पहला सवाल। दूसरा सवाल देखो क्या बोला है, x² + x - 20। तो यहाँ पर क्या आया, ये -20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो B प्लस है तो इसके लिए बड़ी संख्या में प्लस, छोटी संख्या में माइनस। 5 और 4 को गुणा करने पर -20 और वो दोनों को जोड़ने या घटाने पर +1, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम +5x - 4x मध्य पद का खंड किए। तुम चाहो तो पहले -4 बाद में +5 भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x + 5, ये दोनों में क्या कॉमन है -4, तो ब्रैकेट में बचा x + 5। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, x + 5 दोनों में कॉमन, बचा क्या x - 4।
ठीक है। तो ये तुम्हारा, फिर उसके बाद दोनों कोष्टक अलग अलग किए, अलग करने के बाद पक्षांतर किए तो +5 यहाँ पक्षांतर -5 हो गया और -4 पक्षांतर करने पर +4 हो गया। तो हमें वर्ग समीकरण का मूल क्या मिला? -5 और 4। इस तरह से तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरा सवाल में देखो यहाँ पर क्या बोला है, 13 गुणे 2। तो यहाँ पे 13 गुणे 2 कितना हुआ? 26। तो 26 हुआ और बीच में क्या है? 27। तो सब प्लस है, इसके लिए चिन्ह भी प्लस। तो 26 गुणे 1 26 होता है, 26 और 1 जोड़ने पे 27 होता है। फिर यहाँ पे इसको लिखा गया है और फिर इसमें कॉमन निकाल के पक्षांतर किया गया। सेम यहाँ पे चौथा सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, ये इस तरह से, लेकिन ये मानक रूप में नहीं है तो इसको पहले मानक रूप में लाओगे। 5m² - 22m - क्योंकि ये माइनस, ये प्लस था, पक्षांतर करने पे माइनस हो गया, ये भी प्लस था, पक्षांतर करने पे माइनस हो गया। मानक रूप में नहीं है तो उसको पहले मानक रूप में लाना और फिर उसके बाद सवाल को हल करना। अब यहाँ पे देखो 5 गुणे 15 कितना हुआ? 75, लेकिन चिन्ह माइनस आया तो माइनस। ठीक है। अब यहाँ बीच में देखो -22 है, इसके लिए बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह और छोटी संख्या में प्लस का चिन्ह। 25 गुणे 3 75 होता है और 25 में से 3 घटा 22 होता है। ठीक है। माइनस क्यों लगा? क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। तब यहाँ पे खंड करके लिखा गया, मध्य पद का खंड किया गया और फिर उसमें से कॉमन निकाला गया। कॉमन निकालने के बाद हमें क्या मिला? m - 5, 5m + 3 = 0। पक्षांतर किए, m का मान 5 और यहाँ पे m का मान -3/5। तो ये इसका चौथे का मूल हुआ, ये चौथे का मूल। ठीक है। पांचवा सवाल देखो, अभी पांचवा सवाल हमें इस तरह से दिया हुआ है, 2x² - 2x + 1/2। अब देखो यहाँ पे ये दोनों को गुणा करेंगे, ये दोनों को गुणा किए तो 2 और 2 कट के कितना मिला? 1। अब यहाँ मध्य पद में -2 है तो गुणनफल प्लस में रहेगा तो दोनों भी प्लस, माइनस में रहा मतलब यहाँ या तो दोनों भी प्लस हो गए या दोनों भी माइनस। चूँकि यहाँ माइनस, इसके लिए दोनों को माइनस लिया गया है। ठीक है। तो -1 और -1। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? इसमें कॉमन x कॉमन है तो 2x - 1। इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ पर 1/-2 कॉमन है। बचा क्या? 2x - 1, 2 इसमें सब में कॉमन और यहाँ पे x और यहाँ -1/2। पक्षांतर किए तो x = 1/2 और x = 1/2। ये चाहो तो तुम लोग इस विधि से हल करो या फिर तुम लोग इसमें जो बटे है, पहले बटे को हटा के उसको मानक रूप में ला के उसके बाद भी हल कर सकते हो। अब यहाँ बटे कैसे हटाएंगे? जो भी लसावी है प्रत्येक पद को से गुणा करना है। इसको 2 से गुणा करना, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो तुम्हारा मानक रूप में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये दूसरी विधि से हल किया गया है। प्रत्येक पद को 2 से गुणा किया गया तो 4x² - 4x + 1। अब यहाँ पर ये इस तरह से मिला है। अब इसको आगे हल करो तो यहाँ पर देखो 4x² + 4x + 1, ये तुम्हारा a + b² का सूत्र है। तो यहाँ पे a क्या है? 2x है और ये b क्या है? 1 है। लेकिन यहाँ पे बीच में -2ab है, इसके लिए यहाँ पे हम सूत्र क्या लगाए? a - b²। ये सूत्र लगा के हल किए तो पक्षांतर किए तो x का मान हमें क्या मिला? 1/2। देखो यहाँ पर x का मान 1/2 मिला है ना। तो इस तरह से ये हमारा सवाल, पांचवा सवाल हल हुआ। अब यहाँ पे देखो छठवां सवाल, ये छठवां सवाल दिया है 6x - 2/x = 1। अब यहाँ पे भी देखो तुम्हें x है बटे में, तो क्या किए? प्रत्येक पद को x से गुणा किए। तो यहाँ 6x² - 2 = x, लेकिन अभी भी ये मानक रूप में नहीं है तो मानक रूप में लाएंगे। -x को यहाँ लाए तो क्या हो जाएगा? ये +x है तो यहाँ पक्षांतर करने पर -x हो गया। अब फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 2 गुणे 6, तो 2 गुणे 6 कितना हुआ? 12, लेकिन हमें आंसर कितना मिला? -12। तो -12 का गुणनखंड निकाले, -4 + 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना तो बड़ी संख्या में माइनस लगाया गया है। और फिर यहाँ पे क्या कॉमन निकाला गया है? इन दोनों में कॉमन था 2x,
तो बचा क्या 3x माइनस 2, इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो प्लस 1 कॉमन निकाला गया 3x माइनस 2। अब ये इसमें क्या कॉमन है 3x माइनस 2, बचा क्या 2x प्लस 1। अगले कोष्टक में 2x प्लस 1 लेना। अब दोनों कोष्टक अलग करना, 3x माइनस 2 बराबर 0 या 2x प्लस 1 बराबर 0। पक्षांतर किए, x बराबर 2/3 और यहाँ x बराबर -1/2। तो ये इस समीकरण का हल हुआ। ठीक है, तो ये हमारा 6वां सवाल हल हुआ। अब देखो 7वां सवाल तुम्हें कृति करना है। 7वें सवाल में कृति पूरा करना है। क्या बोला है 2x करनी में 2x वर्ग प्लस 7x प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण को गुणन पद्धति से हल करने के लिए निम्न कृति पूर्ण करो। अब यहाँ पे देखो तुम्हें ये समीकरण दिया है, तो a गुणे c तुम्हारा क्या है, ये है करनी में 2 गुणे, अब यहाँ पे कैसे निकाले, देखो करनी में 2 गुणे 5 करनी में 2, तो 5 तो ऐसे ही रहा, लेकिन करनी में 2 गुणे करनी में 2 कितना आया 2। असल में करनी में 2 गुणे करनी में 2 करनी में 4 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इसके लिए यहाँ पे 2 लिखा गया। तो 5 गुणे 2 कितना मिला 10, तो यहाँ पे हमने 10 लिखा। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है 7x, तो 2 का गुणनखंड क्या है 10 का गुणनखंड क्या है 5 और 2, तो 5 और 2 को गुणा करने पर 10 और जोड़ने पे 7। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये लिखे 5x 2x, फिर यहाँ पर देखो ये इस तरह से कृति को पूर्ण किया गया। दोनों में कॉमन क्या दिया है, इसमें कुछ कॉमन है, x कॉमन है, इसके लिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा करनी में 2x प्लस 5। इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें तुम्हारा कॉमन है, देखो ये गुणा होने पे ये तुम्हें मिला है ना 10, कैसे 5 करनी में 2, तो करनी में 2 गुणे करनी में 2 2 होता है ना, इसके लिए कॉमन क्या है यहाँ पे करनी में 2, तो करनी में 2 गुणे करनी में 2 2 हुआ, और यहाँ पे देखो 5 करनी में 2, इसके लिए यहाँ पर कॉमन लिया गया है करनी में 2। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या आया, दोनों में क्या कॉमन है 2 करनी में 2x प्लस 5 वो यहाँ लिखा गया, बचा क्या x और प्लस करनी में 2 यहाँ लिखा गया। अब दोनों को अलग अलग किया गया है, ये कोष्टक बराबर 0, ये कोष्टक बराबर 0। पक्षांतर किए तो ये +5 यहाँ के माइनस और ये करनी में 2 बटे में हो गया, और यहाँ पे पक्षांतर किए तो माइनस करनी में 2। तो ये हमारा वर्ग समीकरण का मूल मिला हमको। ठीक है, कृति पूर्ण करनी थी, तो जो बॉक्स है बॉक्स में जो मान आएगा वो हमें लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद हमें 6वां सवाल तुम्हें प्रश्न समीकरण दिया है, गुणनखंड पद्धति से उसको हल करना है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही सवाल है, a गुणे c किए तो a गुणे c हमें क्या मिला, देखो 3 गुणे 2 कितना मिला 6। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 करनी में 6 है, तो तुम्हें पता है करनी में 6 गुणे करनी में 6 मिलता है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है बाहर, मतलब एक और एक जोड़ने पे 2, और सारा चिन्ह प्लस था, और यहाँ पे देखो तुम्हें चिन्ह क्या दिया है माइनस दिया है, तो यहाँ पे माइनस करनी में 6 माइनस करनी में 6। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें हमारा क्या कॉमन है करनी में 3, तो यहाँ पर कॉमन निकाले और फिर उसके बाद उसको हल किए। करनी में 3 कॉमन है, और फिर करनी में 3 गुणे करनी में 3 होता है, तो इसलिए यहाँ पे करनी में 3, और करनी में 3 गुणे 2 करनी में 6 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन है, इसमें करनी में 2 कॉमन है, तो करनी में 3 माइनस करनी में 2 बचा। फिर यहाँ पर क्या मिला, दोनों में क्या कॉमन है, करनी में 3 माइनस 2 बचा, क्या करनी में 3x माइनस करनी में 2, ये भी करनी में 3x माइनस 2 करनी में 3x माइनस 2। पक्षांतर दोनों कोष्टक अलग अलग किए, ये बराबर 0 ये बराबर 0, पक्षांतर किए तो माइनस प्लस हो गया, और ये करनी में 3 यहाँ भाग हो गया, तो ये यहाँ पर समीकरण का हमें मूल मिला करनी में 2/3। ठीक है, ये हमारा कौन सा 8वां सवाल। अब ये 9वां सवाल तुम्हें क्या दिया है, इस तरह से 2m - 24 बराबर 50। यहाँ पर इसको तुम लोग जो है ये वर्ग समीकरण इस तरह से लेके हल करो, या फिर तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि तुमको यहाँ पे खंड करके मिल चुका है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा जो है खंड करके मिला है, तो उसको वैसे भी हल
कर सकते हैं। 2m बराबर 50 यानी m बराबर 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये ऐसे भी सवाल को इस तरह से भी हल कर सकते हो, या तुम लोग जो है सवाल को दूसरी विधि से भी कर सकते हो। डायरेक्ट मतलब वर्ग समीकरण में मानक रूप में न ला के डायरेक्ट लिख सकते हो ना, 2m बराबर 50 या m माइनस 24 बराबर 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m बराबर 50, तो m बराबर कितना हुआ 50/2, कितना हुआ 25। देखो ये मिला हमें आंसर। और दूसरा क्या है, m माइनस 24 बराबर 50, तो m बराबर क्या हो जाएगा 50, और फिर इसको यहाँ पे 24 को यहाँ लाओगे, तो ये तुम्हारा जो है इस तरह से समीकरण को हल करना। ठीक है, ये वर्ग समीकरण के रूप में लाके मान निकाला गया है। तो m बराबर 25 और m बराबर 1। दूसरा सवाल, 10वां सवाल, 25m का वर्ग बराबर 9। तो यहाँ पर इसको तुम लोग जो है पक्षांतर किए, फिर ये देखो तुम्हारा a² माइनस b² का सूत्र लगा के हल किया गया है, और फिर m का मान तुम्हें -3/5 और तुम्हें जो है +3/5 इस तरह से मिला है। सेम ऐसी 11वां सवाल हल किया गया है, इसको भी इसी रूप में लाके हल किया गया है। 7m माइनस 21m, फिर 7m कॉमन निकाला गया, 7m बराबर 0, m माइनस 3 बराबर 0, तो m बराबर 0, m बराबर 3, तो ये तुम्हें समीकरण का मूल मिला है। अब देखो 12वां सवाल, 12वां सवाल कैसे दिया है, m² माइनस 11। अब यहाँ पे a वर्ग माइनस b वर्ग के रूप में हमको लाना है, तो 11 जो है वो क्या है, करनी में 11 का वर्ग। इसके लिए यहाँ पे इसको क्या किया गया है, 11 को इस तरह से लिखा गया है। तो a वर्ग माइनस b वर्ग का सूत्र लगाया गया a प्लस बी, a माइनस b। अब फिर ये कोष्टक यहाँ अलग किया गया, ये कोष्टक को इधर अलग किया गया। पक्षांतर करने पर यह आंसर मिला -11 + 11। तो इसके लिए हमें आंसर क्या मिला, वर्ग समीकरण का मूल माइनस करनी में 11 और प्लस करनी में 11। तो इस तरह से हमने 2.2, आज हम लोग प्रश्न संग्रह 2.1 और 2.2 कंप्लीट किए। थैंक यू।